नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। जेपीएससी ने सीडीपीओ भर्ती परीक्षा का कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी किया। अभ्यर्थी 14 से 19 जनवरी तक अंक देख सकते हैं और उत्तर पुस्तिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के सीडीपीओ के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति परीक्षा का कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी 14 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने प्राप्तांक देख पाएंगे। इसी अवधि में वे उत्तर पुस्तिका अवलोकन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिका देखने के लिए आवेदन किया होगा, उन्हें ईमेल के माध्यम से तिथि और समय की जानकारी दी जाएगी। जेपीएससी के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन 20 और 21 जनवरी को आयोग कार्यालय में कराया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। प्रति उत्तर पुस्तिका 20 रुपए शुल्क तय किया गया है। अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पहुंचकर अपनी उत्तर पुस्तिका देखकर मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाँच कर सकेंगे। तिल लड्डू की सौंधी महक फैली, 460 रुपए किलो बिक रहा है खोवा तिलकुट। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आते ही रांची में उल्लास, उत्साह और परंपरा का अद्भुत मेल देखने को मिल रहा है। इस पावन पर्व पर दान पुण्य के साथ तिल और गुड़ से बने व्यंजनों का भोग लगाने और खाने की सदियां पुरानी परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि राजधानी की हर गली नुक्कड़ और बड़े बाजारों में तिलकुट की सौंधी और मनमोहक महक फैल गई है, जो दूर से ही लोगों को अपनी ओर खींच रही है। बाजार में जगह जगह तिल लड्डू, रेवड़ी और तिल से बनी अन्य पारंपरिक मिठाइयों की अस्थायी दुकानें सज गई हैं, जहां ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग न केवल तिलकुट खरीद रहे हैं, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए उपहार स्वरूप भी ले जा रहे हैं। इस साल कीमतों में मामूली वृद्धि के बावजूद रांची के लोगों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। सिंह मोड़ में ओम साईराम तिलकुट भंडार के ओनर राजेंद्र साव ने बताया कि इस बार ज्यादा ठंड की वजह से तिलकुट व अन्य सामान की मांग पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हो रही है। रामगढ़ के जंगल में हाथी की मौत, पोस्टमार्टम में खुलेगा राज। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चोपादारू गांव में एक हाथी की मौत हो गई है। मंगलवार की सुबह जैसे ही हाथी की लाश मिलने की खबर मिली, वन विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए। हाथी की मौत कैसे हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है। रिहायशी इलाके में हाथी का शव मिलना वन विभाग के अधिकारियों के लिए गंभीर विषय बन चुका है। डीएफओ नीतीश कुमार ने बताया कि अचानक हाथी की मौत के पीछे बड़ा राज हो सकता है। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर हाथी का शव मिला है, वहीं पर उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल यह संशय बना हुआ है कि आखिर उस हाथी की मौत कैसे हुई है। प्रथम दृष्टया संदेह यह भी है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसे जहरीला पदार्थ खिलाया गया होगा। हाथी जहां गिरा है वहां पर काफी सारा खून भी मिला है, जिससे यह संदेह और ज्यादा बढ़ चुका है। पोस्टमार्टम के बाद ही हाथी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारखंड में गहनों की दुकान में चेहरा ढककर प्रवेश वर्जित, पुलिस ने जारी किया नया आदेश। झारखंड पुलिस ने राज्य में ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें अब चेहरा ढककर आत्म पहचान न होने पर किसी भी ग्राहक को सोने चांदी की दुकान में एंट्री नहीं दी जाएगी। यह फैसला बोकारो स्थित तनिष्क शोरूम पर नकाबपोश अपराधियों द्वारा लूट के प्रयास के बाद किया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी में स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया गया। नए आदेश के तहत पुरुषों को मास्क, नकाब या हेलमेट और महिलाओं को हिजाब, बुर्का या घूंघट पहनकर दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। चेहरा पूरी तरह खुला होना अनिवार्य है। पुलिस ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों को संदिग्ध मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपराधियों की पहचान आसान हो और व्यवसायियों तथा ग्राहकों की सुरक्षा बनी रहे। झारखंड में मकर संक्रांति पर भी रहेगी कनकनी, 3 दिन शीतलहर का येलो अलर्ट। 3.6 डिग्री सेल्सियस के साथ गुमला सबसे ठंडा जिला। रांची सहित झारखंड के ज्यादातर जिलों में सोमवार को न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि यह राहत अस्थायी मानी जा रही है। मौसम विभाग ने 13 से 16 जनवरी तक राज्य के कई जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मकर संक्रांति के दौरान भी ठंड का असर बने रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय कई इलाकों में कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन में मौसम शुष्क रहेगा। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
रांची जिले के मैकलुस्कीगंज में पिछले 3 दिनों में माइनस में चल रहा पारा बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आज गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो और गुमला जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। वहीं 14 से 16 जनवरी के बीच रांची सहित गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गुमला, खुंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में शीतलहर का असर और तेज हो सकता है। मकर संक्रांति के दौरान भी सुबह शाम ठंड और कनकनी बनी रहने की संभावना है। झारखंड में होली से पहले नगर निकाय चुनाव, 24 से 27 फरवरी के बीच मतदान, 48 निकायों में एक ही दिन वोटिंग, गवर्नर की मिली मंजूरी। झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव फरवरी महीने में कराए जाएंगे। मतदान 24 से 27 फरवरी के बीच किसी एक दिन कराया जाएगा, जबकि मतगणना 28 फरवरी या 1 मार्च को होने की संभावना है। सभी नगर निकायों में एक ही दिन मतदान कराया जाएगा और होली से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। राज्य चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव 3 दिन पहले 9 जनवरी को आयोग की ओर से भेजा गया था। स्वीकृति के बाद इसे मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद राज्य चुनाव आयुक्त अलका तिवारी और औपचारिक रूप से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग 20 जनवरी के बाद किसी भी दिन नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 7 दिनों तक चलेगी। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 2 दिन बाद नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तय की जाएगी। नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों को देखते हुए आयोग पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की तैयारी में है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 मार्च से पहले नगर निकाय चुनाव संपन्न कर उसकी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। धुरवा से लापता अंशिका की मदद के लिए राहुल सिंह का गिरोह आया आगे, सुराग देने वाले को 2 लाख का इनाम। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता हुए 2 मासूम बच्चे अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रांची पुलिस लगातार दोनों बच्चों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस की ओर से बच्चों की जानकारी देने वाले को 2 लाख इनाम देने की घोषणा भी की गई है। इसी बीच अपराधी राहुल सिंह गिरोह ने भी अब दरियादिली दिखाते हुए दोनों मासूम बच्चों की सूचना देने वाले को 2 लाख पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसकी जानकारी गिरोह ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। जानकारी में कहा गया कि लापता बच्चे अंश और अंशिका को खोजने में मदद करें। 2 जनवरी को रांची के धुरवा स्थित मौसीबाड़ी खटाल से 2 मासूम भाई बहन अंश कुमार और अंशिका कुमारी गायब हो गए हैं। वे बिस्किट खरीदने निकले थे और अब तक नहीं लौटे हैं। इनकी जानकारी देने वाले को गैंग की तरफ से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। गिरोह की ओर से लोगों से अनुरोध किया गया कि अंश और अंशिका की तस्वीर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने क्षेत्र में नजर रखें और कोई सुराग मिले तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दें। बिहार झारखंड के बीच 26 साल पुराना विवाद सुलझा, सोन नदी का पानी किसे कितना मिलेगा, जाने। सोन नदी के जल बंटवारे पर बिहार और झारखंड सैद्धांतिक रूप से सहमत हो चुके हैं। अब दोनों राज्यों के बीच MOU होगा। इस संबंध में बिहार ने केंद्र को औपचारिक रूप से जानकारी दे दी है। मुख्य सचिव के स्तर पर समझौते की योजना है। शीघ्र ही इसकी तिथि तय की जाएगी। इस जलाशय के निर्माण से बिहार के 8 जिलों को सीधा लाभ होगा और वहां सिंचाई सुविधा बेहतर हो पाएगी। जल बंटवारे के निर्णय के बाद अब बिहार इंद्रपुरी जलाशय निर्माण की योजना में जुट चुका है। इसके लिए DPR बनाने का काम प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में प्रस्ताव राज्य मंत्री परिषद को भी भेज दिया गया है। वहां से स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निपाह वायरस को लेकर झारखंड अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने हाई अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से 2 लोगों की मृत्यु के बाद झारखंड सरकार पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के एक्स्ट्रा एडिशनल सेक्रेटरी अजय कुमार को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। निपाह वायरस के प्रमुख लक्षणों में शुरुआती बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, तेज सिर दर्द, मस्तिष्क पर तीव्र प्रभाव, मानसिक सूजन तथा कोमा जैसी गंभीर स्थितियां शामिल हैं। यह एक अत्यंत खतरनाक जानवर से इंसान में फैलने वाली बीमारी है। निपाह वायरस मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। गिरिडीह में बेकाबू स्कॉर्पियो का कहर, बिशनपुर में टक्कर मारकर भागा, भागने के दौरान पचम्बा बाजार में बच्चे को कुचला। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दहशत फैला दी। वाहन ने सबसे पहले बिशनपुर के समीप एक व्यक्ति को टक्कर मारी। हादसे के बाद
रुकने के बजाय चालक ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। इसके बाद स्कॉर्पियो पचम्बा बाजार की ओर बढ़ गई, जहां पहले से ही काफी भीड़ मौजूद थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की स्पीड काफी तेज थी। पचम्बा बाजार में घुसते ही स्कॉर्पियो ने एक मासूम बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा सड़क पर गिर पड़ा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद बेकाबू स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी कई दोपहिया गाड़ियों से टकराती चली गई और अंत में एक दुकान में जा घुसी। हादसे में कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं दुकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया है। पद्म भूषण कड़िया मुंडा को पुलिस बनकर रंगदारी की धमकी, साइबर थाने में एफआईआर। भाजपा के दिग्गज नेता और खुंटी के पूर्व सांसद पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को अज्ञात अपराधी ने पुलिस अधिकारी बनकर रंगदारी मांगने की धमकी दी है। यह पहला मौका नहीं है जब 80 वर्षीय आदिवासी नेता को इस तरह का फोन आया है। कड़िया मुंडा के निजी सहायक डॉक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि कड़िया मुंडा को बार बार कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाला खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए पैसों की मांग कर रहा है और धमकी दे रहा है। डॉक्टर निर्मल सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने मामले को लेकर पुलिस और मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग किया है। उन्होंने कहा कि कड़िया मुंडा अस्वस्थ चल रहे हैं, ऐसे में इस तरह कॉल से वे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। इन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बालूघाट के अलॉटमेंट का रास्ता साफ, झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे हटाया। पेशा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई है कि राज्य में पेशा नियमावली लागू कर दी गई है। इसके बाद अदालत ने याचिका को निष्पादित करते हुए बालूघाटों की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई रोक के आदेश को खत्म कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य में बालूघाटों की नीलामी के बाद उसके अलॉटमेंट का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में इस अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा, वहीं प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। खेल में जमशेदपुर का डंका, अपूर्व बने पहले आयरनमैन मुक्केबाज रोनित ने 15 साल बाद दिलाया झारखंड को पदक। जमशेदपुर, जिसे दुनिया फौलाद के शहर के रूप में जानती है, वहां के बेटों के इरादे भी लोहे जैसे मजबूत साबित हो रहे हैं। खेल के मैदान से झारखंड के लिए दो ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जिन्होंने राज्य का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जहां अपूर्व आनंद ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दुनिया की सबसे कठिन आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरी कर इतिहास रचा है, वहीं रोनित राजगुप्ता ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पंच के दम पर पदक जीतकर झारखंड का मान बढ़ाया है। संकल्प और संयम के अनूठी मिसाल पेश करते हुए लोहनगरी के अपूर्व आनंद ने आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरी कर ली है। वे यह गौरव हासिल करने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के केन्स में आयोजित इस महामुकाबले में अपूर्व ने अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का लोहा मनवाया। घाटशिला में जेएलकेएम नेता की हत्या, सीएससी के अंदर घुसकर मारी गई गोली। घाटशिला में दो अज्ञात आरोपियों ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कार्यकर्ता तारापद महतो की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना सोमवार की शाम करीब 8 बजे घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत गालुडिया थाना क्षेत्र के खड़िया कॉलोनी गांव के पास की है। तारापद महतो उल्दा पंचायत की उप मुखिया आशा रानी महतो के पति हैं। घटना के बाद पुतडू गांव के रहने वाले पीड़ित परिजन मौके पर पहुंचे, जहां इस घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस को शव का पंचनामा करने से रोक दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस पहले हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करे, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया जाएगा। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तारापद महतो बैंक ऑफ बड़ौदा की सीएससी चलाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तारापद महतो NH 18 के किनारे अपनी सीएससी में मौजूद थे। मकर संक्रांति नजदीक होने के कारण सीएससी में पैसा निकालने वालों की काफी भीड़ थी। तभी बाइक पर सवार 2 युवक आए, जिसमें से एक युवक बाइक पर बैठे रहा और दूसरे ने सीएससी के अंदर घुसकर तारापद महतो पर सामने से गोली चला दी। तारापद महतो गोली लगते ही जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिछले साल की तुलना में सब्जियों की कीमतें दोगुनी, टमाटर बिगाड़ रहा रसोई का स्वाद, गोभी भी महंगी। रांची में सर्दी में आमतौर पर हरी सब्जियों की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह अलग है। रोजमर्रा में उपयोग होने वाली सब्जियां महंगी होने से उपभोक्ताओं का रसोई बजट बिगड़ चुका है। आसपास के किसानों ने बताया कि अक्टूबर माह तक हुई भारी बारिश ने खेतों में नमी बढ़ा दी है और कई जगहों पर फसल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं अब शुरू हुई अत्यधिक ठंड और पाले ने कई सब्जियों की गुणवत्ता और उत्पादन को प्रभावित किया है। इस वजह से किसान भी जोखिम कम करने के लिए खेतों में ज्यादा सब्जियां
नहीं लगा पाए हैं। किसानों के अनुसार पाले से टमाटर, फूल गोभी और मटर जैसी सब्जियों को नुकसान हुआ है। इस कारण पिछले साल जनवरी में 10 से 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अभी 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। फूल गोभी की कीमतें भी पिछले साल 20 से 25 रुपए किलो थी, लेकिन इस साल 50 से 60 रुपए बिक रही है। बंद गोभी के दाम भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। मटर अभी तक सामान्य से महंगी है। बरकाकाना स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। शक्तिपुंज एक्सप्रेस से 40 लाख का गांजा बरामद। रामगढ़ के बरकाकाना जंक्शन पर आरपीएफ ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरपीएफ की टीम ने शक्तिपुंज एक्सप्रेस की रूटीन चेकिंग के दौरान बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर के पास से 89.7 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 39,85,000 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शक्तिपुंज एक्सप्रेस बरकाकाना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची थी। रूटीन चेकिंग के दौरान आरपीएफ टीम ने एक संदिग्ध आदमी को पुराने कपड़ों का गठरी लेकर जनरल कोच में चढ़ते देखा। जैसे ही पुलिस टीम गठरी के पास पहुंची, कुछ अजीब सा गंध आ रहा था। इसके बाद टीम व्यक्ति के पास आने लगे। यह देख उक्त यात्री भागने लगा। हालांकि टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया और बोगी से गठरी को भी उतार दिया। झारखंड नगर निकाय चुनाव में शक्ति। 641 प्रत्याशी निकाय चुनाव से अयोग्य घोषित। गिरिडीह और हजारीबाग सबसे आगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले सख्त कदम उठाते हुए 641 प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। ये सभी वे उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछले नगर निकाय चुनाव में हिस्सा लेने के बाद अपना चुनावी खर्च का लेखा आयोग को नहीं सौंपा था। नियमों के तहत खर्च का विवरण देना अनिवार्य है और इसकी अनदेखी को गंभीर उल्लंघन माना गया है। इस कार्रवाई से कई नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पुराने प्रत्याशी अब मैदान से बाहर हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में सबसे ज्यादा 96 प्रत्याशी अयोग्य घोषित किए गए हैं। इसके बाद हजारीबाग नगर निगम में 81 और लोहरदगा नगर परिषद में 62 प्रत्याशी चुनाव लड़ने से वंचित कर दिए गए हैं। साहिबगंज नगर परिषद में 45, छतरपुर नगर पंचायत और गोड्डा नगर परिषद में 44 प्रत्याशी अयोग्य पाए गए हैं। रांची नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में जेसीबी से हटाए गए अवैध निर्माण। रांची नगर निगम की टीम लगातार चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में पहुंची और सड़क पर फैलाए गए अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने क्षेत्र में मौजूद अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए 2 जेसीबी मशीनों का उपयोग किया है। सोमा मुंडा के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 17 जनवरी को झारखंड बंद का ऐलान। खुंटी सदर प्रखंड के हुटार स्थित जियारप्पा में सोमवार को ईदेल सांगा पढ़ा राजा स्वर्गीय सोमा मुंडा की पुण्य स्मृति में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में हजारों की संख्या में ग्रामीणों, समाज के प्रतिनिधियों और कई संगठनों के नेताओं ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद स्वर्गीय सोमा मुंडा के चित्र पर उनके परिजनों सहित उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से आदिवासी समन्वय समिति ने स्वर्गीय सोमा मुंडा की हत्या के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन को कड़ा संदेश दिया है। समिति ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन को पहले ही 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। मेधा डेयरी अगले 3 सालों में दोगुना करेगी दूध उत्पादन। झारखंड में 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता का लक्ष्य। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड के तहत संचालित मेधा डेयरी राज्य में दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में बड़ा विस्तार करने जा रही है। अगले 3 सालों में मेधा डेयरी अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता को दोगुना करते हुए करीब 5 लाख लीटर प्रतिदिन तक ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए नए प्लांट, मिल्क पाउडर यूनिट और उत्पाद निर्माण इकाइयों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में मेधा डेयरी झारखंड के कई जिलों में स्थापित प्लांटों के माध्यम से करीब 2.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन कर रही है। रांची के होटवार स्थित प्लांट की उत्पादन क्षमता 1 लाख लीटर प्रतिदिन है। वहीं साहिबगंज में 50,000 लीटर, देवघर के सारठ में 50,000 लीटर और पलामू में भी 50,000 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन किया जा रहा है। इन सभी केंद्रों को मिलाकर कुल उत्पादन क्षमता लगभग 2.5 लाख लीटर प्रतिदिन है। बोकारो में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। पैदल जा रहे बुजुर्ग को बाइक ने मारी टक्कर, अस्पताल में हंगामा, बाइक चालक भी गंभीर। बोकारो के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। मृतक की पहचान चमसोबाद निवासी करण
चंद्र बावरी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार करण चंद्र बावरी अपने निजी काम से पैदल जोदाडीह मोड़ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान 3 लोगों को लेकर जा रही एक मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ नहीं पाए। इससे पहले ही बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े। जानकारी के अनुसार टक्कर काफी भीषण थी। करण चंद्र बावरी के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मोटरसाइकिल चालक चीकू कुमार भी हादसे में बुरी तरह घायल हो गया है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना मुफस्सिल थाना को दी और दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। सूचना मिलने पर मृतक के बेटे मुकेश बावरी भी अस्पताल पहुंचे और पिता की हालत देखकर बेसुध हो गए। झारखंड में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त, हेमंत सरकार से मांगा जवाब। क्या कहा? झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हो रहे अवैध खनन और वायु प्रदूषण पर रोक लगाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में अवैध खनन रोकने और प्रदूषण कम करने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। 11 फरवरी तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में ग्रामीण एकता मंच ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की ओर से अदालत को बताया गया कि कंपनी द्वारा नियमों के तहत ही खनन किया जा रहा है। कंपनी किसी तरह का अवैध खनन नहीं कर रही है। BCCL ने कहा कि अवैध खनन को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। NTPC ने मुआवजे का 1,97,00,000 ट्रिब्यूनल में जमा किया, फिर भी योगेंद्र साव का हंगामा जारी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद NTPC की जमीन पर योगेंद्र साव द्वारा बनाए गए अवैध संरचना को ध्वस्त कर दिया गया है। NTPC ने ध्वस्त किए गए संरचना के मुआवजे का तौर पर 1,97,00,000 रुपए ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया है। इसके बावजूद योगेंद्र साव कोयला उत्पादन और ढुलाई को प्रभावित कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार को हर दिन 1,050 रुपए प्रति टन की दर से राजस्व का नुकसान हो रहा है। उल्लेखनीय है कि NTPC की चट्टी बरियातू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन पर पगार गांव में योगेंद्र साव ने अवैध तरीके से एक संरचना तैयार की थी। इसमें एक चिमनी और एक घर शामिल है। कोल परियोजना के विस्तार के लिए NTPC की जमीन पर खड़ी संरचना को हटाना जरूरी था। इस संरचना को हटाने के लिए जिला प्रशासन और NTPC के अधिकारियों की कई दौर की बैठकें की गई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप कर संरचना हटाने का अनुरोध किया था। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया संरचना को हटाने के लिए 3 बार नोटिस जारी किया गया। दुमका में ब्राउन शुगर के साथ 3 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार, SP ने कहा लिंक की हो रही है जांच। दुमका जिला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे 3 ड्रग्स पेडलरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 ड्रग पेडलर नाबालिग हैं। जिले के SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि इस काले धंधे के लिंक की पड़ताल की जा रही है और वे ब्राउन शुगर कहां से लाए और कहां इसे खपाना था। दरअसल दुमका पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग ब्राउन शुगर खपाने के उद्देश्य से रामगढ़ थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा यह जानकारी रामगढ़ थाना प्रभारी मनीष कुमार को दी गई। सूचना के सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई करने के लिए SDPO श्याम नंदन मंडल के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। दिसंबर तक पूरा होगा मंडल डैम, लोकसभा में उठेगा मामला। सांसद विष्णुदयाल राम ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। दिसंबर 2026 तक नीलांबर पीताम्बर उत्तर कोयल नहर परियोजना के अंतर्गत आने वाले मंडल डैम का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम डैम के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। इस दौरान मंडल डैम का निर्माण कार्य कर रहे वॉपकोस कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि मंडल डैम का निर्माण कार्य का जायजा लिया गया है। आने वाले संसद के बजट सत्र में इससे संबंध मामला भी उठाया जा सकता है। दरअसल मंडल डैम के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में रखी थी। 2023 तक परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक निर्माण स्थल पर सिर्फ गेट पहुंचा है। फर्जी पासपोर्ट कनेक्शन की जांच को लेकर जमशेदपुर पहुंची दिल्ली पुलिस व झारखंड ATS की टीम, 3 हिरासत में। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस की गिरफ्त में अफगान मूल के एक युवक की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS की टीम ने सोमवार को संयुक्त रूप से जमशेदपुर के गोलमुरी और सरायकेला के कपाली क्षेत्र में छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने गोलमुरी स्थित दुईला डुंगरी के हिंदू लाइन में छापेमारी कर एक मकान में रह रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्हें पुलिस अपने साथ थाना ले गई। इनमें मोहम्मद इश्तियाक अहमद, मोहम्मद अनवर खान और लंबू नामक व्यक्ति का नाम सामने आया है। वहीं टीम ने
कपाली से भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अफगान मूल के एक युवक की निशानदेही पर की गई है, जो 2025 में फर्जी भारतीय पासपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था और दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। इसके बाद से उक्त युवक की निशानदेही पर जमशेदपुर व कपाली से हिरासत में लिए गए युवकों की गतिविधियां लंबे समय से जांच एजेंसियों के रडार पर थी। फिर दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस ने संयुक्त टीम बनाकर योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर तीनों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।